नमस्कार। देखिए, मेरी नई किताब आ चुकी है परफॉर्मर टू रिफॉर्मर। मैंने आप सबको बताया था कि इस बार इस किताब के हिंदी और इंग्लिश संस्करण हम दोनों साथ साथ लाने जा रहे हैं। इस देश के सबसे लंबे समय तक काम करने वाले गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर यह किताब लिखी गई है। कोई भी कंट्रोवर्शियल कंटेंट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इस किताब में ये बताने की कोशिश की गई है कि अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर किस तरीके से काम करते थे और गृह मंत्री के तौर पर पिछले 6 सालों में उन्होंने क्या काम करके दिखाए हैं। ये एक तरह का डॉक्यूमेंटेशन है उनके सारे विभागों में किए गए रिफॉर्म्स का और बदलावों का। तो इस किताब को आप मंगाइए, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सभी जगह पर ये अवेलेबल है और इस पर अभी डिस्काउंट भी चल रहा है। नमस्कार। संडे स्पेशल के इस स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। और जैसे कि मैं हर सप्ताह आपको बताता हूं कि हमारा उद्देश्य ये रहता है कि किसी समसामयिक घटना में से कोई ऐसी घटना ली जाए जिसके बारे में जनरली जो मेन स्ट्रीम मीडिया है या सोशल मीडिया है उस पर बात नहीं करता है, उस पर डिबेट नहीं करता है, लेकिन मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब देखिए, एक महत्वपूर्ण काम जो हुआ है इस बार पार्लियामेंट के सेशन में, उस पर किसी में भी कोई चर्चा नहीं है, किसी भी प्रकार के मीडिया में। कुछ अखबारों ने उस कार्यक्रम की, बल्कि उस इवेंट की एक छोटी सी तस्वीर छापी, एक छोटी सी खबर लगाई और काम चला दिया। लेकिन मैं उसको इस तरीके से नहीं देखता हूं। मेन स्ट्रीम मीडिया उस घटना को जिस तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करता है, मेरा देखने का नजरिया उससे बिल्कुल अलग है। अक्सर लोग तुलना करते हैं कि नरेंद्र मोदी की तरह राहुल गांधी ये नहीं करते, वो नहीं करते। देखिए, जहां तक राहुल गांधी से नरेंद्र मोदी की तुलना का प्रश्न है, तो मेरा मानना है कि अगले 100 जन्म में भी राहुल गांधी नरेंद्र मोदी बन नहीं सकते। उनकी तुलना करना भी बेकार है और राहुल गांधी से यह अपेक्षा करना कि वो नरेंद्र मोदी की तरह करने लगे, बिल्कुल फिजूल है, अपना समय वेस्ट करना है। कांग्रेस के नेता भी नहीं मानते कि राहुल गांधी कभी ऐसा कर पाएंगे। लेकिन ऐसा क्या है जो नरेंद्र मोदी करते हैं और आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने संभवतः नहीं किया होगा, उस पर आज मैं चर्चा करने की कोशिश करूंगा। अभी पार्लियामेंट के सेशन में राहुल गांधी आरएसएस को लेकर बड़ा चिल्ला रहे थे कि साहब आपने हर जगह आरएसएस वालों को बैठा दिया, ये कर दिया। हालांकि अमित शाह ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया और यह भी कहा कि भाई क्या उस देश में कोई ऐसा कानून है कि आरएसएस वाला किसी बड़े पद पर नहीं बैठ सकता? इस देश का तो प्रधानमंत्री आरएसएस का है, मैं आरएसएस का हूं, तो इसमें क्या गलत है? उन्होंने एक तरह से सही बात कही। आरएसएस की जो पृष्ठभूमि है वो नरेंद्र मोदी को कल्ट क्लासिक बना देती है दूसरे प्रधानमंत्रियों से। कैसे, मैं आपको बताता हूं। आरएसएस में एक परंपरा होती है, कभी भी कोई कार्यक्रम करना होता है या लोगों से संपर्क करना होता है तो वहां पर एक सहभोज का आयोजन किया जाता है कि सब लोग बैठते हैं, खाना होता है, दिन का खाना होता है, रात का खाना होता है, और उसमें सहभोज में सबके सब बैठकर अपने दुख सुख की बातें करते हैं। नरेंद्र मोदी ने आरएसएस के इस मंत्र को अपना मूल मंत्र बना दिया है। जब भी उन्हें मौका मिलता है वो अपनी पार्टी के नेताओं और खासतौर से जो सांसद है, जो उनके सांसद क्या होते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि होते हैं अपने अपने क्षेत्रों में। कहने के लिए तो जो विपक्ष के सांसद हैं वो भी प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि हैं, लेकिन यहां पर विपक्ष वाले ऐसा मानते नहीं हैं। लेकिन फिर भी जो एनडीए के सांसद हैं, कम से कम उनके प्रति तो नरेंद्र मोदी उनसे यह अपेक्षा करते हैं कि वे उनके प्रतिनिधि की तरह हर जगह काम करें। तो नरेंद्र मोदी ने एक परंपरा शुरू की कि जब पार्लियामेंट का सेशन होता है तो सारे सांसद यहां पर होते हैं। उन्होंने सांसदों के साथ दिन का खाना या रात का खाना, ज्यादातर में डिनर रखने की व्यवस्था चलाई। और ये अब से नहीं, पिछले 3-4 साल से नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। 2023 से तो मुझे अच्छी तरह याद है, क्योंकि 2023 में जब हिंदी पट्टी की जो बेल्ट है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इनके चुनाव हुए थे, नवंबर में हुए थे, अक्टूबर नवंबर में हुए थे। उससे पहले मानसून सत्र हुआ था। मानसून सत्र के दौरान यहां के जितने भी सांसद हैं एनडीए के, उन सब के साथ जुलाई अगस्त में नरेंद्र मोदी ने क्लस्टर्स बैठकें की थी, यानी कि सामूहिक बैठकें की थी, खाना खाया था और उनसे यह कहा था कि आपको आने वाले चुनाव के लिए किस तरीके से तैयारी करनी है। जैसे उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि हमने 3 तलाक का बिल पास कराया है और इससे मुस्लिम महिलाओं को बड़ा फायदा होगा। तो आप लोग, रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा था उस समय, कि आप लोग रक्षाबंधन के पर्व पर मुस्लिम महिलाओं से राखियां बंधवाइए, उनसे क्लोजनेस कीजिए और उन्हें यह बताने की कोशिश कीजिए कि हमने आपके लिए कितना बड़ा कानून बनाया है।
और आप जानते हैं हुआ क्या था? इन तीनों राज्यों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया था, कांग्रेस का अता पता नहीं पाया। तो नरेंद्र मोदी ने इस तरह की बैठकों का सिलसिला तेज किया है। इसे मैं कहता हूं टेबल मैनेजमेंट उन्होंने करना शुरू किया है। अभी देखिए, एक बड़ा सा उदाहरण देता हूं कि इस पार्लियामेंट के सेशन में उन्होंने किस तरीके से संपर्क किया। उन्होंने पहले आसाम के सांसदों से मीटिंग की, शायद पिछले मंगलवार को की थी। फिर बुधवार को उन्होंने वेस्ट बंगाल के जो सांसद हैं उनसे मुलाकात की। 11 दिसंबर को एनडीए के जितने भी सांसद हैं उनके साथ एक रात्रि भोज आयोजित किया 7 लोक कल्याण मार्ग अपने पीएम आवास पर। फिर उन्होंने 12 तारीख को तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल के सांसदों के साथ बैठक की, खाना खाया, और शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के एनडीए के सांसदों से उन्होंने भेंट की। हालांकि इन सब की मीटिंग्स का ज्यादा एनालिसिस करना आसान नहीं है क्योंकि इनके बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं मिली है, लेकिन फिर भी मैंने बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे पत्रकारों से, अलग अलग माध्यमों से जो जानकारी इस बारे में संकलित की है, उसमें जो महत्वपूर्ण जानकारी मिली उसमें यह लगा कि वेस्ट बंगाल के सांसदों से जब उन्होंने मुलाकात की, एसआईआर पे चर्चा की, क्योंकि ममता बनर्जी एसआईआर का विरोध कर रही हैं। कुछ महीने के बाद वहां अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने हैं। वहां पर बीजेपी के एक सांसद हैं खगेन मुर्मू, उन पर जानलेवा हमला हुआ था। उनका हालचाल पूछा और यह कहा कि आपको टीएमसी वालों से डरना नहीं है, उनका मुकाबला करना है। और आपको बता दूं कि 2019 में यहां 18 सांसद जीते थे बंगाल से बीजेपी के, इस बार इतने नहीं जीत पाए, और 2021 में भी सरकार नहीं बना पाए। ये 2021 में 77 इनके एमएलए जीत करके आए थे, लेकिन इस बार 2026 के लिए नरेंद्र मोदी माइक्रो मैनेजमेंट पर नीचे के कार्यकर्ता तक संपर्क कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने इस बैठक के दौरान ही बताया जाता है, वेस्ट बंगाल के सांसदों से जब वो मिल रहे थे, उन्होंने फैसला किया कि नादिया जिला है जो, जहां पर मतुआ समुदाय बहुत भारी संख्या में है, वहां पर एक रैली आयोजित की जाएगी। एनडीए के सांसदों के साथ जो उनकी बैठक हुई, 300 प्लस सांसद हैं, 11 दिसंबर को हुई थी। इसमें 54 टेबल्स लगाई गई थी पीएम रेजिडेंस पर, और सभी के सभी सांसद अपनी गाड़ी से नहीं गए थे। व्यवस्था यह की गई थी कि सबके सब सांसद जो है संसद भवन एनेक्सी में एकत्र होंगे और वहां से बड़ी बड़ी बसों के माध्यम से सब लोग बैठ करके जाएंगे पीएम के रेजिडेंस पर। और वहां पर व्यवस्था यह थी कि हर टेबल पर एक कैबिनेट मंत्री आपको बैठा मिलेगा, उन सब सांसदों को ग्रीट करने के लिए, होस्ट करने के लिए। किसी को भी यह ना लगे कि साहब देखिए हमें जो है ढंग से हमारे साथ बातचीत नहीं गई। और इन टेबल पर कौन कौन बैठे थे पता है आपको? राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा और अश्वनी वैष्णव, निर्मला सीतारमण, और खुद नरेंद्र मोदी बताते हैं कि इन सभी 54 टेबल्स पर पर्सनली गए। वो जैसे कॉर्पोरेट कंपनी में एक होता है ना बड़ा सा एक टाउन हॉल आयोजित किया जाता है, उस तरीके का ये आयोजन था। और यहां पर जो व्यवस्थाएं थी, खाने का मैंने मेन्यू मंगवाया, उसमें प्रत्येक शाकाहारी खाना बना था, कोई नॉनवेज नहीं था, क्योंकि नरेंद्र मोदी खुद शाकाहारी हैं। कश्मीरी कहवा था जो गरम गरम सर्व किया जाता है, बंगाली रसगुल्ला, पंजाब की मिस्सी रोटी थी, मिलेट मोटा अनाज बाजरा जिसको कहते हैं, और काक्रम था जो अखरोट वगैरह से बनता है। तो इस तरीके से ये जो मीटिंग उन्होंने आयोजित की, अब लोग कह सकते हैं कि साहब नरेंद्र मोदी ने मीटिंग आयोजित की, ये तो एक तमाशा है। क्या इस तरह की चीजें स्क्रिप्टेड हो सकती हैं? क्या मीटिंग कैसी होगी और किस तरीके से लोगों से बात होगी, क्या उसको स्क्रिप्ट किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। यही नरेंद्र मोदी को दूसरे लोगों से स्पेशल बना देता है। क्षेत्रीय भोजन सर्व करना, मोटा अनाज खाइए, इसको बढ़ावा दीजिए। दूसरे, प्रधानमंत्री हर राज्य नहीं जा सकते, हर राज्य के सांसदों से मीटिंग भी नहीं कर सकते, लेकिन जब एक किसी भी राज्य का सांसद प्रधानमंत्री के साथ टेबल पर बैठकर खाना खाता है तो उसे लगता है कि यार मेरी सीधी जो अप्रोच है वो देश के प्रधानमंत्री तक है। और यही मैसेज नरेंद्र मोदी देना चाहते हैं। अब जैसे बंगाल के सांसद से उनका हाल पूछा तो वो जाके बताएगा अपने क्षेत्र में कि यार प्रधानमंत्री ने मेरे से पूछा, तो उसके मन में भी फिर ये इच्छा पैदा होगी कि अगर मुझसे कोई छोटा कार्यकर्ता है, पार्टी का मेरा वर्कर है, उसके साथ कुछ होता है तो मुझे उसके सुख दुख में खड़ा रहना चाहिए। ये मैसेज नरेंद्र मोदी आगे देते हैं। जैसे तेलंगाना का उदाहरण दूं मैं आपको। तेलंगाना 12 दिसंबर को तेलंगाना के सांसदों के साथ बैठक हुई, उसमें आंध्र प्रदेश और केरल के भी सांसद थे। मैंने देखा कि टेबल पर एचडी देवगौड़ा बैठे हुए हैं। एचडी देवगौड़ा राज्यसभा के सांसद हैं लेकिन एनडीए का पार्ट हैं।
जनता दल सेकुलर के नेता हैं और बहुत वरिष्ठ हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं, उनको भी बैठाया गया था। और जानते हैं नरेंद्र मोदी ने क्या पूछा तेलंगाना के भाजपा सांसदों से? 8 सांसद हैं। सोशल मीडिया पर कितना एक्टिव रहते हो? अभी इसी पार्लियामेंट सेशन के दौरान पिछले संडे को एक धरना आयोजित किया था बीजेपी ने हैदराबाद में इंदिरा पार्क पर, क्योंकि वहां पर कांग्रेस की सरकार है। तो उस धरने की रिपोर्ट भी नरेंद्र मोदी के पास थी कि उस धरने में कौन कौन सांसद था, कौन कौन नहीं। उन्होंने कहा कि भाई रविवार का दिन था, आप सब लोग वहां क्यों मौजूद नहीं थे? कई सांसद उसमें गैर हाजिर थे। यह भी कहा नरेंद्र मोदी ने कि भाई असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से इकलौते सांसद हैं अपनी पार्टी के, आप लोगों से ज्यादा एक्टिव तो सोशल मीडिया पर वो रहते हैं। सोशल मीडिया पर अपनी एक्टिविटीज बढ़ाओ, संपर्क बढ़ाओ। दूसरे उनसे यह भी पूछा तेलंगाना के सांसदों से कि बीआरएस के साथ रिलेशनशिप कैसी रखी जाए। जो तेलंगाना की सबसे बड़ी पार्टी रही है, भारत राष्ट्र समिति, पहले टीआरएस हुआ करती थी, केसीआर की पार्टी। अक्सर चर्चा चलती है कि केसीआर के साथ बीजेपी अगर समझौता कर ले तो कांग्रेस का पत्ता साफ हो जाएगा। इस बारे में भी उनसे चर्चा की और इस बात का स्पेशल मेंशन किया कि भाई आप सब लोग तालमेल सही नहीं रखते हो और क्षेत्र में एक्टिव नहीं रहते हो। ऐसे ही आंध्र प्रदेश के सांसदों से यह कहा कि जिस चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के जो सांसद हैं, टीडीपी के जो सांसद हैं, उनसे आप तालमेल बनाएं। चंद्रबाबू नायडू बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा निवेश लेकर के आ रहे हैं दूसरे देशों से, इसका मैसेज सब जगह जाना चाहिए। अब आप समझिए कि कितना माइक्रो मैनेजमेंट है नरेंद्र मोदी का। उन्हें पता है कि तेलंगाना में और हैदराबाद में क्या चल रहा है। ये नरेंद्र मोदी हैं जो लगातार बैठ के करते रहते हैं। अभी बताता हूं मैं, बिहार के नतीजे अभी हाल ही में आए थे और फिर उसके बाद पार्लियामेंट सेशन आ गया। एक शानदार डिनर पार्टी बिहार के सांसदों के लिए नरेंद्र मोदी ने अपने घर पर रखी। उसमें किरण रिजिजू बाकायदा होस्ट की तरह नजर आए, उसमें चिराग पासवान, सब लोग मैंने देखा पत्ते पर खाना खाते हुए नजर आए। सोशल मीडिया पर काफी उसकी तस्वीरें भी चली और नरेंद्र मोदी ने सभी को बधाई दी। बाजरा और बिहार का जो व्यंजन होते हैं, वहां के जो फूड्स होते हैं, वो उसमें बनाए गए थे। विजय भोज की तरह उसे लिया और उन्होंने सभी को बधाई भी दी कि सबका काम वहां पर बढ़िया रहा, जो हम 243 में से 202 सीटें जीतने में सफल रहे। तो इस तरह का काम नरेंद्र मोदी करते रहते हैं। अब जैसे उत्तर प्रदेश के सांसदों के साथ बैठक की, आप समझ सकते हैं क्यों की होगी। उत्तर प्रदेश में 255 सीटें जीती थी 2022 में, प्रचंड बहुमत के साथ योगी दूसरी बार सीएम बने थे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी नंबर 2 की पार्टी बन गई। कहां 60 से ज्यादा सीटें जीतती थी, कहां 33 पर सिमट गई। इस बारे में बात हुई कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं। खासतौर से जो क्या कहते हैं कि टिफिन बैठकों पर जोर दिया उन्होंने कि आप जाइए अपने क्षेत्र में, सांसदों से कहा कि लोगों के साथ घर पे जाइए, खाना खाइए, उनके साथ अपने सुख दुख शेयर कीजिए और इसको सॉफ्ट पावर के रूप में इस्तेमाल कीजिए। आप लोगों के पास जाते हैं, उन्हें एम्पावर करते हैं। आप उनके घर पर गए, सांसद विधायक उनके घर पर गया तो उसे लगता है कि यार मेरे घर पर सांसद और विधायक आया, तो वो आपके साथ जुड़ जाता है। उन्होंने कहा कि इसे सॉफ्ट पावर की तरह यूज कीजिएगा तो आपको निश्चित रूप से परिणाम मिलेंगे। दरअसल नरेंद्र मोदी मैट्रिक्स पर बात करते हैं, जैसे कि एक कंपनी का सीईओ करता है। राहुल गांधी इसलिए कभी भी नरेंद्र मोदी नहीं बन सकते, वो तो अनरीचेबल रहते हैं। उनके जो सांसद हैं वो उनसे कभी संपर्क कर ही नहीं सकते। नरेंद्र मोदी के मुकाबले राहुल गांधी का तरीका क्या है? नरेंद्र मोदी अगर लोगों से संपर्क करते हैं, अपने सांसदों के साथ बैठक करते हैं, राहुल गांधी को पसंद है भाषण देना। भाषण दो और जो भाषण में मैंने कह दिया वही सच है, वही एकदम परम सत्य है, उसके बाद किसी की सुननी नहीं है। जो दिमाग में घुस गया एक बार, बाहर से जो पर्ची आ गई, जो नैरेटिव सेट हो गया, उसी नैरेटिव से बाहर निकलना नहीं है। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी कभी नहीं बन सकते राहुल गांधी। राहुल गांधी इशू ओरिएंटेड रहना चाहते हैं कि मैं मुद्दे उठाता हूं, लेकिन नरेंद्र मोदी का मॉडल है रिजल्ट ओरिएंटेड, कि जो भी मैं कर रहा हूं इससे मुझे रिजल्ट क्या मिल रहा है, इस पर फोकस रहना चाहिए। और राहुल गांधी के बारे में तो बहुत सारे लोग कह चुके हैं। मणिशंकर अय्यर ने एक बार कहा था कि मुझे राज्यसभा सीट का वादा किया गया था। जब इस बारे में पूछने के लिए मैं राहुल गांधी के ऑफिस गया, कांग्रेस मुख्यालय गया, तो वहां पर केसी वेणुगोपाल ने मुझे डांट दिया, कह दिया कि आप बिना टाइम लिए हुए मिलने कैसे आ गए। ये हाल है राहुल गांधी का। गुलाम नबी आजाद ने कहा था, रजत शर्मा का जो आपकी अदालत आता है उसमें, कि राहुल गांधी 24 मिनट भी पार्टी के लिए नहीं देते, नरेंद्र मोदी 24 घंटे पार्टी के लिए लगे रहते हैं। कई ऐसे पार्टी के सीनियर लीडर हैं। हिमंत बिस्वा शर्मा का तो पूरा किस्सा है
कि वो किस तरीके से आसाम की समस्या लेकर के वहां गए थे, सांसदों की समस्या और विधायकों की समस्या। राहुल गांधी उनके सामने चिकन बर्गर खाते रहे और बर्गर खाकर चले गए उनकी बात सुनकर। तो नरेंद्र मोदी बनने के लिए कई जन्म लेने पड़ेंगे राहुल गांधी को। यूपीए के सांसदों के साथ उन्होंने कितनी बैठक की है आज तक, बताइए राहुल गांधी ने। कैसे बन जाएंगे नरेंद्र मोदी, कैसे प्रधानमंत्री बन सकते हैं, सोचिए जरा। अगर मैं यूपीए के सांसदों की बात करूं तो यूपीए का जो इंडिया अलायंस अब बन गया है, उसकी बैठकें क्या होती है, 3 नेताओं तक सीमित है। राहुल गांधी कर लेते हैं चुनाव में, बिहार के में तेजस्वी से बैठक कर ली एक आध, या फिर कभी ममता बनर्जी और शरद पवार एक्टिव दिख जाते हैं। इंडिया अलायंस है कहां? ये सारी जो चीजें हैं ये बताता है कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में जमीन आसमान का फर्क है। अब देखिए, जैसे मैं आपको बता दूं कि पिछले पार्लियामेंट के सेशन में क्या व्यवस्था की गई थी कि जितने भी पत्रकार आते हैं जो पार्लियामेंट कवर करते हैं, उनके लिए बाहर परिसर में जहां धूप होती है वहां पर एक शीशे का केबिन बनाया गया था। हालांकि उसमें एसी वगैरह सब कुछ लगाया गया कि सभी लोग यहां रहेंगे, सभी ऐसा नहीं होगा कि पत्रकार सारे में बिखरे फिरे रहे हैं, कभी कोई कोने में खड़ा, कभी कोई कोने, कि आप लोग यहां बैठिए, जिन लोगों को आपसे बात करनी होगी, वक्तव्य देने होंगे, यहां पर आएंगे। राहुल गांधी ने उसे इशू बना दिया कि देखिए साहब, मीडिया को शीशे के पिंजरे में कैद कर दिया गया है। हो सकता है कि ये राहुल गांधी को लगता हो कि ये डेमोक्रेटिक व्यवस्था के हिसाब से ये बहुत अन्याय हुआ, लेकिन इससे चुनाव नहीं जीता जा सकता। इस मुद्दे को उठाकर, इस मुद्दे पर बहस करके आप चुनाव नहीं जीत सकते। चुनाव जीतने के लिए आपको माइक्रो मैनेजमेंट करना पड़ेगा, जैसा नरेंद्र मोदी करते हैं, उसमें आप बुरी तरह फेल हैं। और फिर जब यही पत्रकार राहुल गांधी से सवाल पूछते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्हें कह देते हैं कि आप तो बीजेपी का सवाल पूछ रहे हो या आप बीजेपी के पत्रकार हो। अगर आप इस तरीके से ठप्पा लगाएंगे सबके ऊपर तो कौन आपकी बात सुनेगा। तो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में दोस्तों जमीन आसमान का बल नहीं बल्कि पाताल आसमान का फर्क है। यह कभी होने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से बिहेव करते हैं, अभी मैं आपको बता दूं एक उदाहरण और मेरे याद आ गया है। सितंबर 2023 का आपके ध्यान हो कि नई पार्लियामेंट खुली थी। नई पार्लियामेंट में पहला जो बिल पेश हुआ था महिला आरक्षण को लेकर, 33% लोकसभा विधानसभाओं में उसको बिल लाया गया था उस पर, जिसमें नारी वंदन बिल उसको कहा गया था, अधिनियम कहा गया था। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने सारी महिला सांसदों के साथ मुलाकात की थी, ग्रुप फोटो खिंचवाया था, ओबीसी सांसदों से अलग मिले थे। तो नरेंद्र मोदी का जो कनेक्ट करने का तरीका है वो टॉप क्लास है, और यही वजह है कि वो उन्हें न सिर्फ देश के बल्कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेताओं में शुमार करा देता है। मुझे लगा कि इस मुद्दे पर केवल अखबारों में फोटो आपने छपी देखी होगी कि नरेंद्र मोदी रात्रि भोज में बैठे हुए हैं, लेकिन उस खबर के पीछे, उस तस्वीर के पीछे की जो क्या कहानी है वो आप तक पहुंचाया जाना बहुत आवश्यक था। तो आज के संडे स्पेशल में इतना ही। यह एपिसोड आपको अच्छा लगे तो इसको जमकर के शेयर कीजिएगा, और अपने कम से कम 5 दोस्तों से जरूर कहिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।